नमस्कार, मैं हूं एसके अनिल और आज एक खास वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हमने एक बच्चे का चार्ट लिया है और दो इवेंट भी लिए हैं साथ में, ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर की डेथ की। तो पहले हम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करेंगे, उसके बाद इस जातक की कुंडली में जो प्रॉमिसेस हैं वो रीड करेंगे। वो जो प्रॉमिसेस हैं वो रीड करने के तरीके क्या हैं और जब वो प्रॉमिसेस घटना जब घटित होती है उस समय जो प्लानिटरी जो इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट होती है वो कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, प्रॉमिस होना एक अलग बात है और घटना के घटित होना एक दूसरी बात है। एक प्लैनेट जो अपनी इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट से किसी घटना का प्रॉमिस कर रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो घटना अपनी दशा के अंदर, वो प्लैनेट अपनी दशा के अंदर वो घटना दे पाए। उदाहरण के लिए मान लीजिए फिफ्थ हाउस का सब लॉर्ड है, वो यदि 5 में चला जाए और कहीं पे भी 2 और 11 में कमिट नहीं हो रहा है और 5 का जो डिनायल है वो भी नहीं आ रहा है, तो केवल 5 नंबर के इन्वॉल्वमेंट से ही ये प्रॉमिस हो जाती है कि वो घटना घटित होगी। लेकिन जब उसी प्लैनेट की दशा आ जाए तो ऐसे में वो प्लैनेट संतान लाभ नहीं दे सकता, क्योंकि उसके लिए प्राइमरी के साथ सपोर्टिव हाउस का होना आवश्यक है। तो जो प्रोमिसेस है ना, वो जो इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट है वो अलग तरीके से लिए जाते हैं और जब घटना को घटित कराने के लिए प्लानिटरी चयन किया जाता है वो एक अलग तरीके से होता है। उसमें प्राइमरी के साथ सपोर्टिव हाउस भी आती है। तो सबसे पहले जो हमारे पास डेटा है हम वो ले लेते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखना, इसको स्किप मत करना। ये हमने एक स्क्रीन शेयर कर लिया है। अब इसमें वो डेटा जो है वो हम ऑलरेडी डाल के बैठे हैं। आप देखिए, बच्चे का जो जन्म है वो 24 अप्रैल 2006, जो रिपोर्टेड टाइम है वो है सुबह के 4:33 का। प्लेस ऑफ बर्थ है धनबाद। जो हमारे पास इसके रिलेटिव्स का जो मून स्टार है वो केवल फादर का पता है और वो है पुष्य नक्षत्र। अब आप देखें यहाँ पे जो पुष्य नक्षत्र है इसके हिसाब से और एसेंडेंट के, सन के और मून के को रूलिंग प्लैनेट्स जो हैं वो जो पैरामीटर्स है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के, उस सभी के हिसाब से ये सब पास होता है। अब यहाँ पे इवेंट वेरिफिकेशन कर लेते हैं। डेट्स हमने उसमें डाली हुई हैं। ग्रैंडफादर की जो डेथ थी इनकी वो है 4 जनवरी 2017 2:30। ग्रैंड मदर की जो डेथ हुई है वो 15 अप्रैल 1998 सुबह के 6 बजे। इवेंट वेरीफाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे पास तो आता है लेकिन एक जगह पे फेल है। जो ट्रांजिट है ग्रैंड मदर का वो फेल है। इसको क्लोज कर लेते हैं और डाउन साइड चलते हैं। अब ये सब लॉर्ड मर्करी चेंज हुआ है। यहाँ पे जो भी प्लानिटरी पोजीशन चेंज होती हैं हमने वो हर बार यहाँ पे आके चेक करना है। हम सब लॉर्ड पे अभी वेरिफिकेशन कर रहे हैं। क्लोज कर लिया, फिर नेक्स्ट बीटीआर, ये हो गया, फिर नेक्स्ट बीटीआर करते चलेंगे। जो भी टाइम आएगा उससे हम इवेंट वेरीफाई कराएंगे, ठीक है ना। अब देखिए, इवेंट वेरिफिकेशन जो है वो एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करना और मैनुअली करना, ये दोनों आवश्यक है। आपको मैनुअली भी पता होना चाहिए कि भाई जो आपका एआई पास कर रहा है वो सही तरीके से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप देख पाएंगे कि जो इसको बनाया गया है वो एज पर रूल जो है वो बनाया गया है। अब यहाँ पे दशा भी फेल है, ट्रांजिट तो फेल हो ही रही थी। फिर नेक्स्ट बीटीआर लेते हैं। पैरामीटर पे तो देखिए सभी पास हो रहे हैं, लेकिन हमारा काम क्या है कि वो आपके एआई में भी पास होना चाहिए। अब आप देखो यहाँ पे दशा दोनों में फेल हो जाती है। अब कई लोग सीधा पूछते हैं कि क्या प्राणा लेवल पे बीटीआर कर सकते हैं। मैं बोलूँगा नहीं, पहले आपने सब लेवल पे जो है वो बीटीआर करनी है।
उसको फाइन ट्यून करने के लिए आपको प्राणा लेवल पे बीटीआर करना होता है, क्योंकि जब आप प्रोग्रेशन चार्ट में जाते हो ना, तो प्रोग्रेशन में हर चीज जो है ना विषुवंतरी दशा के हिसाब से उसका ड्यूरेशन है परिवर्तन का दशाओं में या कस्प के अंदर। तो आपको जब आप प्राणा लेवल पे बीटीआर करते हो तो प्रोग्रेशन के अंदर जो है ना वो बहुत एक्यूरेसी आ जाती है, तो वहां पे करना होता है। अब ये जो टाइम आया है वो 4:29 और 18 सेकंड का टाइम आया है, इस पे भी एक बार चेक कर लेते हैं। आप देखो यहाँ पे आपके जो इवेंट है वो सारे के सारे वेरीफाई हो गए। आप यहीं पे इसको प्राणा पे करके देखिए, रीसेट फिर वेरिफिकेशन, यहाँ पे ये फेल हो गया है ना। तो आपको अभी क्या करना है, यहाँ पे आप इसको रीसेट करें, क्लोज करें, और अब आप सेलेक्ट करें यहाँ पे अप टू प्राणा और फिर कीजिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हुआ, वेरीफाई, सारे पास हो गए। यहाँ पे लीजिए, रीसेट कीजिए, सारे पास हो गए। अब क्या हुआ कि ये जो आपका एसएसएल लेवल पे जो आपका इवेंट पास हो रहा है, उसके करने के बाद प्राणा लेवल पे भी इवेंट पास हो गया। ये परफेक्ट बीटीआर है, आप इसका ध्यान रखिए। और इसको क्लोज कर लेते हैं। क्या टाइम आया, 4:29 17 सेकंड और 960 मिली सेकंड। इसको क्लोज करें, अपडेट कर लेते हैं चार्ट को और इसको करते हैं सेव। ये है बीटीआर करने का सबसे अच्छा तरीका। अब हमें क्या करना है कि हमें इस चार्ट के हिसाब से, ये बच्चा जो है अभी 2006 का है ना, तो 15 साल इसके पूरे होने वाले हैं। इस बच्चे का जो फ्यूचर है वो कैसा रहेगा, ये उसके कर्मों पे डिपेंड करता है और जीवन में कुछ घटनाओं पे भी डिपेंड करता है। तो सबसे पहले क्या है, इस बच्चे की जो लॉन्गेविटी है वो हम चेक करते हैं कि ये कितनी आयु लेके आया है और वो कितने सालों तक जिंदा रहेगा। तो आयु की गणना जो है वो हम पहले भाव के सब लॉर्ड, तीसरे भाव के सब लॉर्ड और 8वें भाव के सब लॉर्ड से करते हैं। जो इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट है उसके अंदर आप देखिए 1, 3, 5, 9, 11 ये वो हाउसेस हैं जो कि अग्नि के हाउसेस हैं और आयु प्रदान करते हैं। 5 और 9 क्या है, अग्नि भाव है। लगन क्या है, वो भी अग्नि भाव है क्योंकि त्रिकोण है ना। तीसरा भाव क्या है, वो लगन का मल्टीपल हाउस है, इसलिए वो भी लग्न के समान ही मान लीजिए। तो ये जो भाव है 1, 3, 5, 9 और 11, ये भाव आयु कारक हैं। तो अगर पहले, तीसरे और 8वें भाव का जो सब लॉर्ड है वो अगर केवल और केवल इन्हीं भावों के अंदर इन्वॉल्व और कमिट है अपने स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड के द्वारा, तो उसकी आयु बहुत होगी। और 1, 8, 2, 7 और बाधकों में ही है तो अल्पायु होगा, और यदि दोनों भाव ये मिल जाते हैं तो मध्यम आयु होगा। अब क्या है, ये आपको जो चेक करने का जो तरीका है तो उसमें बहुत एक सरल तरीका बताते हैं, आप चुटकी में कर लेंगे इस चीज़ को, ज़्यादा नहीं है। तो जो डेथ केस के अंदर जो रूल्स हैं वो आप देखिए क्या रूल्स हैं उसके। तो यहाँ पे सबसे पहले कस्पर रिटर्निंग का चार्ट खोलते हैं। अब आप देखिए इसकी जो दशा क्या चल रही है इस बच्चे की आज की तारीख में। आज की तारीख में इसकी जो दशा चल रही है वो चल रही है जुपिटर की, है ना। तो जुपिटर का, अगर ये जुपिटर डेथ दे पाने में कैपेबल है तो क्या करेगा, ये सबसे पहले जो इसकी इन्वॉल्वमेंट है यानी कि को रूलिंग प्लैनेट ये 1 है ना, और 8 और बाधक का होना चाहिए। आजकल तीसरे भाव की भी जो को रूलिंग अगर कोई प्लैनेट लेके बैठा है तो वो भी हम लेते हैं, 12वें का भी लेने लग रहे हैं। बहरहाल जो सिस्टम है उसके हिसाब से देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, जो जुपिटर है आपका वो पहले भाव का को रूलिंग प्लैनेट है, और लगन के हिसाब से जो 7वां भाव है वो इसका बाधक भाव है। तो यहाँ पे आप जुपिटर को देखेंगे कि 7वें भाव का तो वो वर्चुअल सब लॉर्ड ही है। फिर जुपिटर का जो संबंध है वो 8th हाउस के सब लॉर्ड के साथ होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ जुपिटर और मून में है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो मून है वो 8th हाउस का सब लॉर्ड है, राहु के स्टार में बैठा है, और राहु क्या है, जुपिटर है। तो आप ये मान सकते हैं कि जुपिटर
और मून के अंदर जो है वो रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया, क्योंकि ये रिलेटेड प्लैनेट है। मून इन द स्टार ऑफ राहु एज गुड एज इन द स्टार ऑफ जुपिटर, ये भी ले सकते हैं। फिर क्या है कि वो जो आपका जुपिटर है और जो आपका मून है वो 1 और 8 का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर होना चाहिए। अब आप जुपिटर को देखिए, 1 का सबसे वीक है सिग्निफिकेटर, लेकिन 8 का वो स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है ना। तो ये जो जुपिटर है इसकी दशा में भी ये डेथ दे सकता है, क्योंकि 1 की इन्वॉल्वमेंट है, 8 का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बना हुआ है, बाधक भाव का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बना हुआ है ना। आप बाधक के साथ भी 8 ले रहे हैं, तो यहाँ पे बन सकता है। तो क्या ये देगा यहाँ पे? फिर तो बोले कि अरे ये तो अल्पायु वाला गणित हो गया। तो एक दूसरा कंडीशन है, तो आपको कंडीशन सारे याद होनी चाहिए कि जिस समय डेथ होती है उस समय में सैटर्न का ट्रांजिट ऐसे साइन में होना चाहिए जिसका संबंध 8वें भाव के सब लॉर्ड से हो, और वो भी 1, 8, 2, 7 और बाधक में हो। तो आप इस वक्त का जो ट्रांजिट है वो निकालिए। आज क्या तारीख है? 22 अप्रैल 2021 सुबह के 33 मिनट। कैलकुलेट कीजिए। आप देखेंगे जो सैटर्न है वो कैप्रिकॉन यानी खुद के साइन में चल रहा है। तो जो सैटर्न है वो भी रिलेटेड प्लैनेट होना चाहिए 8th हाउस के सब लॉर्ड का, और वो 1, 8, 2, 7 बाधक में जाना चाहिए। अब आप सैटर्न को देखिए यहाँ पे, तो सैटर्न जो है वो सीधे दिख गया यहाँ पे कि वो 8वें भाव में है ही नहीं। वो 1, 4, 5, 7, 11 और 12 में है, और यहाँ कमिट हो रहा है 1, 2 और 6 में। अब कई बार लोग को और भी एक कंफ्यूजन होता है कि भाई ये तो मारक भाव आया है यहाँ पे डेथ की बात नहीं करे, क्योंकि 8 नंबर है नहीं तो दे ही नहीं सकता वो, है ना। यहाँ पे 8 नंबर नहीं आया तो वो दे ही नहीं सकता। तो सैटर्न अभी कैप्रिकॉन में है, फिर एक्वारियस में जाएगा, फिर वो जुपिटर के साइन में जाएगा, है ना। वो भी आप चेक करेंगे कि वो जुपिटर के साइन में कब जा रहा है, उसके वो भी चीज देखना है। और जुपिटर की दशा खत्म हो रही है 2026 में, तो क्या 2026 से पहले पहले जुपिटर के साइन में जा रहा है सैटर्न? अगर जा रहा है तो उसके बाकी के पैरामीटर चेक करेंगे फिर हम लोग प्रोग्रेशन तक। तो यहाँ पे जो जुपिटर है, जो सैटर्न है वो सैटर्न के साइन में है और यहाँ पे डेथ नहीं दे रहा। अब देखो मैं जो बताना चाह रहा था कि बेशक मारक भावों में इन्वॉल्व हो जाए, लेकिन जब सब लॉर्ड के अंदर यहाँ इन्वॉल्वमेंट में 7 और कमिटमेंट में 6, तो क्या करेगा? ये 7 की वैल्यू को, 7 के जो सिग्निफिकेशन है उसको डिनाई कर देगा। तो ऐसे ही यदि मारक भाव, आप किसी की कुंडली देख रहे हो और मारक भाव जो है वो यहाँ पे 1, 2, 7, 8 हो, उसकी कमिटमेंट में 5, 9 और 11 जैसे भाव हों, जो कि जिनमें से बाधक नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो रिलेवेंट हो जाएगा, और 7 का 6 आ जाए। लेकिन 8 का 7 आएगा तो वो तो मारक ही है। तो यहाँ पे क्या होगा? 8 का 9 या 8 का 11 आ जाए। 9 क्या है? 8 का बढ़ा हुआ रूप है। 11 क्या है? 8 का चौथा है, अगर वो बाधक नहीं है तो, है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो भी उसको समाप्त कर देता है ना। तो आप यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखें। तो अभी क्या है कि सैटर्न जो है वो कैप्रिकॉन में है, फिर जाएगा एक्वारियस में। आप यहाँ चेक कर लीजिए। अभी आप देख सकते हो सैटर्न जो है वो कैप्रिकॉन में है। तो हम इसको प्रोग्रेस करेंगे। अब लेके चलते हैं यहाँ पे, ईयरली ले लेते हैं अभी फिलहाल, फास्ट करते हैं। अभी कैप्रिकॉन के 29 डिग्री पे आया, फिर फास्ट किया, फिर एक्वारियस के 10 डिग्री पे आया, फिर एक साल बढ़ाया, फिर सैटर्न जो है एक्वारियस के 21 पे आया, फिर फॉरवर्ड किया, अब यहाँ 2 पे आता है। तो इसको थोड़ा सा बैक कर लेते हैं, यहाँ पे वीक करके ये बैक 1 डिग्री 16 खत्म हो गया। यानी कि ये 25 मार्च 2025 को सैटर्न जो है वो आपके एक्वारियस साइन में ही है। फिर इसको प्रोग्रेस करते हैं एक एक दिन करके, कब आता है जो एक्चुअली में आ गया, है ना। तो सैटर्न यहाँ पे जुपिटर के साइन में आ गया। वो क्या हुआ? 30 मार्च 2025।
तो जो पैरामीटर के हिसाब से जो जुपिटर की इन्वॉल्वमेंट जो है वो 1/8 में है और मारक और बाधक में भी है। सैटर्न का ट्रांजिट भी यहाँ पे जो है ना वो मैच कर जाता है। बाकी की चीज़ें भी आपको देखनी है। बाकी की चीज़ क्या देखेंगे कि ये सारे के सारे प्लैनेट ऐसे ही साइन स्टार सब पे चलने चाहिए जो कि डेथ को सपोर्ट करते हैं। फिर प्रोग्रेशन के अंदर भी जो मून के जो कोरूलिंग प्लैनेट होंगे वही दशा में होंगे, और जो प्रोग्रेशन के अंदर जो है जो एसेंडेंट है उसके जो कोरूलिंग प्लैनेट होंगे वो इस कुंडली में भी यानी प्रोग्रेशन चार्ट में भी और नेटल चार्ट में भी डेथ को सिग्निफाई करने चाहिए। जो दशा लॉर्ड होंगे वो नेटल चार्ट में भी और प्रोग्रेशन चार्ट में भी डेथ को सिग्निफाई करने चाहिए। तो वो आपको एक चीज देखनी है कि यहाँ पे ये जो बच्चा 2006 में पैदा हुआ है और 2025 से 2026 के बीच में जुपिटर के अंदर जो लास्ट जो दशा चल रही है वो देखिए किसकी है। जुपिटर में राहु। तो आप राहु को चेक कीजिए कि राहु के पास कोई डेथ वाले नंबर हैं, तो यहाँ पे नंबर तो दिख रहे हैं, है ना। आप यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन आप एक बार और भी जो उसकी लॉन्गिविटी वो भी चेक कर सकते हैं। पहले घर के सब लॉर्ड ने सॉरी यहाँ पे 1 7 है, लेकिन यहाँ पे 6 ने 7 को खत्म कर दिया हुआ है, ठीक है, जो कि आपका मारक भी और बाधक भी है दोनों को, और 1 और 2 में कमिट हो रहा है, यानी कि वो मारक वाले नंबरों में ऐसा नहीं है। और 5 और 11 जो है ना लाइफ को सेव करने वाले भी नंबर है। तो जो यहाँ पे लॉन्गिविटी पहले भाव ने दिए हैं वो ज्यादा दिए हैं। तीसरे भाव का देखिए, तीसरे भाव के अंदर अगर यहाँ पे 8 नंबर आ रहा है तो यहाँ पे 5 और 11 भी आ रहा है, और फिर यहाँ सीधे चल के आएंगे, यहाँ पे अगर 1 7 8 ये आ रहे हैं तो यहाँ पे 5 और 11 भी आ रहा है, यानी कि मीडियम लाइफ स्पेन ये भी बोलता है। मीडियम लाइफ स्पेन, शॉर्ट लाइफ स्पेन 0 से 33 ईयर्स, मीडियम 33 से 66, उसके बाद पूर्ण आयु यानी फुल लाइफ स्पेन। 8th हाउस का लॉर्ड यहाँ पे देखें, उसकी भी इन्वॉल्वमेंट जो है ना वो मारक और बाधक में है, लेकिन 5 और 11 में भी है ना। तो इस प्रकार से आप ये 7 को ये 6 खत्म कर देता है, इस हिसाब से भी आप देखिए। तो ये जो बच्चे की जो आयु लेके जा रहा है ये मीडियम लाइफ स्पेन लेके जा रहा है, जो कि 33 से 66 ईयर। इसके बीच में कोई महादशा ऐसी शुरू होगी जो कि डेथ दे सकती है, चाहे वो 66 से कितना भी ऊपर जाए। मान लीजिए 60 साल की उम्र में कोई ऐसा प्लेनेट लगा जो 20 साल तक चल रहा है, या 17 साल चल रहा है, या 19 साल चल रहा है, तो वो उसके बाद जहां जाके बैठेगा वहां पे डेथ हो सकती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो अब आप इसको देखो ध्यान से कि ये तो प्रॉमिस जो है ना शॉर्ट लाइफ तो कर नहीं रहा, इसलिए चाहे पैरामीटर कुछ भी बोले, दशा चाहे कुछ भी बोली, अगर ये प्रॉमिस कर रहा है कि इसको मिनिमम जो है ना वो मीडियम लाइफ स्पेन है, तो यहाँ पे ये शॉर्ट लाइफ में नहीं मरेगा। 2026 में क्या होगा 20 साल, तो ये शॉर्ट लाइफ नहीं है इसकी। अब आप देखो, अब हम क्या देखेंगे यहाँ से, जुपिटर के बाद जो दशा लगेगी वो लगेगी सैटर्न की। तो सैटर्न तो हमने देखा जो कि 2045 तक चल रहा है। तो जब सैटर्न को देखा तो हमें मालूम है कि सैटर्न तो डेथ दे ही नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर 8 नंबर ही नहीं है। तो यहां से जो सीधी आयु जाती है वो सैटर्न को पार कर जाती है। फिर बारी आती है मरकरी की, यानी कि मरकरी कब शुरू होता है 2045, है ना। 2045 से 2062 यहाँ शुरू होता है। क्या मरकरी में हो सकती है? तो मरकरी को फिर हम देखना शुरू करेंगे कि मरकरी जो है वो 1 का कोरूलिंग प्लैनेट है साहब, लेकिन इसका संबंध भी बनना चाहिए 8वें भाव के सब लॉर्ड से, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो वर्चुअल सब लॉर्ड ऑफ द 8th का कोई भी नहीं है, और सैटर्न जो है जो मरकरी है उसका संबंध मून के साथ होना चाहिए। तो मून में कहीं पे भी मरकरी आपको दिख रहा है, यहाँ पे कोरूलिंग प्लैनेट के अंदर जो है ना मरकरी दिख रहा है। तो जो 2045 से 2062 का जो टाइम है यहाँ पे संभावित है। फिर क्या लेना पड़ेगा कि जो आपका ट्रांजिट है, जो आपका प्रोग्रेशन है, फिर सन का जो ट्रांजिट है, ये सारी चीजें आपको लेनी है। इस प्रकार से आप अनुमान लेके चल सकते हैं। जब आप मिलाएंगे, अब जैसे प्रोग्रेशन चार्ट खोल लीजिए आप, है ना,
आपको मैं प्रोग्रेशन दिखाता हूँ। ये प्रोग्रेशन चार्ट खोला आपने, 45 तक तो नहीं था ना सैटर्न के टाइम तक, तो रैंडमली ले लेते हैं यहाँ पे, मुझे याद नहीं आ रहा, 2 मई 2054 था शायद, 54 देख लेते हैं क्या मून में है क्या। जुपिटर ही चल रहा है यहाँ पे, और जुपिटर तो आपका डेथ दे रहा था। फिर यहाँ पे अभी शुरू नहीं हुआ, 54 से मई देख लेते हैं, 45 है सॉरी, 3 अप्रैल 1945 यहाँ से लेते हैं। यहाँ पे डालते हैं 4 दे देते हैं, 4 अप्रैल सॉरी 2045 है ना, 10 बजे का टाइम लगाते हैं। अब देखिए यहाँ से ये एक दिन आगे हो गया, तो ये जो दशा है उसके अंदर दिखाएगा क्या दशा चल रही है। ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं और देखो मरकरी 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 ये चल रहा है, ठीक है। तो मरकरी को डेथ देनी चाहिए वहां पे। और जो एसेंडेंट है, प्रोग्रेशन चार्ट का जो एसेंडेंट है उसमें चल रहा है वीनस, सन, मरकरी, मरकरी, जुपिटर और वीनस। ये सब इस चार्ट में भी और नेटल चार्ट में भी डेथ देने चाहिए। तो आपको सबसे पहले वीनस और सन देखना है कि वीनस दे रहा है नहीं दे रहा है, क्योंकि वीनस के अंदर सन जो है ना ये अभी शुरू हुआ है 20 साल में वीनस 3 साल निकले हैं, उसके बाद सन जो है वो निकलेगा, फिर मून, मार्स, राहु, जुपिटर ये सब निकलेंगे। अगर इसने वीनस ने यहाँ पे डेथ नहीं दिया तो इस जो राशि यहाँ पे अभी है उसके ड्यूरेशन तक डेथ नहीं होगी। अब आइए वीनस को चेक कर लेते हैं। तो जो वीनस है उसको देखिए क्या वो डेथ दे पा रहा है यहाँ पे। तो जो वीनस है वो जुपिटर में है, और जुपिटर जो है वो 1, 7, 8 और बाधक में है। मरकरी के सब में है, वो 1, 2 और 7 दे रहा है, यानी कि ये कैपेबल है। सन को पकड़ लीजिए, सन भी यहाँ पे मृत्यु वाले नंबरों में गया हुआ है, तो वो भी दे सकता है। तो यानी कि जो प्रोग्रेशन चार्ट है आपका, वहाँ पे जो अभी ग्रहों की जो दशाएं चल रही हैं, लगन में जो कोरोलिंग प्लैनेट है वो ये बता रहे हैं कि ये चीज़ें जो है ना वो फेवरेबल है और वो डेथ हो सकती है। सैटर्न का ट्रांजिट आप अगर पकड़ लेते हो तो आप बड़ी आसानी से जो है वो साल फिक्स कर सकते हो कि जहाँ सैटर्न फेवरेबल होगा। कौन कौन से प्लैनेट फेवरेबल हैं वो देख लीजिए आप। तो सबसे पहले अगर सन के ऊपर सैटर्न का ट्रांजिट होता है तो आप देखिए कि जो सन है वो रिलेटेड प्लैनेट है कि नहीं है। अब आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो जो सन है वो केतु, सैटर्न और मरकरी में है, और जो मून है वो राहु, वीनस और मरकरी में है। अब केतु क्या है, केतु जो है वो मरकरी और मून है, इसीलिए सन को आप एज्यूम कर सकते हैं कि वो मून के स्टार में है। तो जो सन है उसको नोट कर लीजिए, यानी कि सिंह राशि पे जब ट्रांजिट आएगा तो वो डेथ दे सकता है, क्योंकि वो कोरूलिंग प्लैनेट भी है 1 में आने की वजह से सिंह राशि में, और जो रिलेटेड है वो भी है, और 1, 8, 2, 7 बाधक भी है इसके अंदर, वो नोट कर लीजिए। केवल शनि के 2 साइन थे, कैप्रिकॉर्न और एक्वारियस, वहां पे नहीं दे रहा था। सिंह राशि में आएगा तो देगा। फिर कर्क राशि तो ऑब्वियसली दे रहा है वो, तो कर्क राशि भी 4 नंबर की राशि भी देगा। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे मार्स पे। मार्स की राशि क्या है, 1 और 8, मेष राशि और वृश्चिक राशि। तो यहाँ पे देखिए 1 का को रूलिंग प्लैनेट है, और दोनों ही राहु के स्टार में बैठे हैं, मार्स भी और मून भी, तो ये रिलेटेड प्लैनेट हो गए। अब यहाँ पे 1, 2, 7, 8 बाधक भी है, और यहाँ पे भी मारक और बाधक है, फाइनल कंफर्मेशन में भी है, तो ये भी सैटर्न का ट्रांजिट यहाँ पे भी कंफर्टेबल है, यानी कि 1 में भी कंफर्टेबल है, और 4 में भी कंफर्टेबल है, 5वीं राशि में भी कंफर्टेबल है, और गुरु का जो 9 और 12 है उसमें भी कंफर्टेबल है। मरकरी के अंदर अगर आप देखो कि क्या जो मरकरी है वो रिलेटेड प्लैनेट है, बोला को रूलिंग प्लैनेट है पहले भाव का, बोला यस। और सैटर्न जो है
राहु क्या है, राहु सैटर्न है, तो मून को आप सैटर्न के स्टार में मान सकते हैं, तो ये भी रिलेटेड है, यानी कि ये भी कैपेबल है रहने के लिए। अब कौन सी राशि बच गई, शुक्र की राशि बच गई, कि क्या शुक्र की राशि में डेथ हो सकती है। तो शुक्र देखिए 8वें भाव का को रूलिंग प्लैनेट है, जुपिटर के स्टार में है, ये भी रिलेटेड प्लैनेट है, क्योंकि यहाँ पे राहु जो है ना वो जुपिटर है। तो केवल और केवल सैटर्न जो है ना वही रिलेटेड प्लैनेट नहीं है, अदरवाइज में यहाँ पे सैटर्न का ट्रांजिट सभी जगह पे फेवरेबल है। अब आपको प्रोग्रेशन में केवल देखना है कि वो 1 और 8 में मारक और बाधक में जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो जब दशाएं सारी फेवरेबल हो जाए, इंटरप्ले ऑफ सन एंड मून हो जाए फेवरेबल, और प्रोग्रेशन चार्ट में भी सारे के सारे जो है ना वो ऐसे ही इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट लेके चले, तो उसकी डेथ हो सकती है। जो आयु जो है वो 62 तक जा रहे थे, वहां तक जा सकता है अगर सारी की सारी चीजें मिल जाती हैं तो, ठीक है, 45 तक। तो ये जो चीजें हैं 45 से 62 इसके बीच में संभावित है अगर सारे के सारे हो जाते हैं। अब देखते हैं सीक्वेंस। तो जो सीक्वेंस है वो देखें, कैसे देखेंगे, पहले और छठे भाव का सब लॉर्ड अगर वो 6 को इन्वॉल्व करके और 6 से फेवरेबल हाउसेज में कमिट हो जाए, 8 और 12 जैसे भावों में कमिट हो जाए, तो वो फैटल डिजीज देते हैं। और अगर 8-12 में कमिट नहीं हो रहे हैं या 8-12 से संबंध नहीं बन रहा, तो जो सीक्रेस होगी वो बहुत जनरल होगी, और अगर 6 का डिनायल हो तो जो हेल्थ है वो बहुत साउंड होगा। तो पहले भाव का सब लॉर्ड देखिए, ये सैटर्न में गया हुआ है, तो कहीं पे भी यहाँ पे 6 नहीं है। कमिटमेंट में यहाँ पे जो सन है वो 1, 2 और 6 में आता है। 6 क्या है, बहुत वीक है। अब इसका जो संबंध है सैटर्न का, वो रोग के भाव से अगर हो जाता है तब उसका थोड़ा सा नेचर आपको समझ में आएगा कि वो रोग दे सकता है। तो कैसे होएगा, या तो रिलेटेड हो जाए, या छठे भाव का जो सब लॉर्ड है वही सब लॉर्ड बन के आ जाए, या वही स्टार लॉर्ड बन के आ जाए, तब तो दे सकता है। अब आप देखो यहाँ पे कि जो छठे भाव का जो सब लॉर्ड है, ये खुद पीएस से उसकी इन्वॉल्वमेंट हो गई और जुपिटर में कमिट हो गया। तो क्या हुआ, ये रोग कहाँ हो सकते हैं, पहले भाव के अंगों में, 7वें भाव के अंगों में, 8वें भाव के अंगों में, 10वें, 11वें और 12वें भाव के अंगों में, यहाँ पे रोग हो सकता है। तो ये जो जातक है वो प्रोन टू सीकनेस है ना। तो ये बच्चा जब पैदा हुआ था तभी भी इसको स्वास्थ्य संबंधित जो है ना वो शिकायतें थी। तो यहाँ पे ये आप पढ़ सकते हो कि जहां भी इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट में 6 नंबर आता है और 6 का निगेशन नहीं है, वो प्लेनेट जो है ना अपनी बारी में रोक दे सकता है। उसके बाद आती है क्या ये जो बच्चा है उसकी मेमोरी ठीक है, उसकी पढ़ाई ठीक है, क्या वो बच्चा जो है वो पढ़ लिख जाएगा, यानी जो जिस समय पढ़ने का समय होगा, यानी कि जब 10+2 मैट्रिक, 11th 10+2 या उसके बाद कोई विषय का चयन करना हो, वहाँ पे दशाएं अच्छी चल रही हैं, क्या वो जो दशा लॉर्ड्स हैं, भुक्ति लॉर्ड जो है, क्या वो उस सब्जेक्ट के लिए अलाउ कर रहा है, ये कैसे देखेंगे, इसको भी एक तरीके से समझने वाली बात होती है। तो आप देखो इस वक्त जो ये बच्चा है ये अभी 10th में, और उसके बाद अभी सन चल रहा है, सन के बाद आएगा मून, मून के बाद आएगा मार्स, मार्स के बाद आएगा राहु। तो जनरली क्या होता है कि आपका जो सब्जेक्ट ऑफ स्टडी है वो आप चयन जो है वो 12th से पहले या 12th तक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो आपकी कुंडली का जो मून है और जो मार्स है, ये डिसाइड करेंगे कि आपको सब्जेक्ट कौन सा मिलेगा। और तीसरे भाव का जो सब लॉर्ड है, ये आपको बताएगा कि आप सब्जेक्ट लेना कौन सा चाहते हैं। अगर दोनों मैच करेंगे तो वो सब्जेक्ट मिल जाएगा, लेकिन अगर मैच नहीं हुआ तो लेना वही पड़ेगा जो भुक्ति लॉर्ड बोल रहा है। ये आप ध्यान रखना, यहाँ पे प्रॉमिस ओवर रूट हो जाएगी। नहीं तो आपको वेट करना है जब ऐसी भुक्ति आए जो आपके मेंटल इंक्लिनेशन के हिसाब से दे रहा हो। तो आप देखो यहाँ पे जो प्रोमिसेस रीड करेंगे, पहले भाव का जो सब लॉर्ड है ये 1 नंबर है, जो आपका खुद का जो शरीर है वो है। 4 नंबर प्राइमरी हाउस है, 5 नंबर आपकी बुद्धि का है, 7 नंबर जो है वो MBA वगैरह के लिए है, और वो 5 का मल्टीपल है, इसलिए भी पढ़ाई के लिए फेवरेबल है।
11 फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर है, और जो 12वां भाव है वो फॉरेन लैंग्वेज रिसर्च वगैरह के लिए आता है। यानी कि यहाँ पे पहले भाव के सब लॉर्ड ने जो नंबर लिए, हाउसेस जो लिए हुए हैं, वो सब फेवरेबल लिए हुए हैं। 3 8 12 नहीं आ रहा, 4 8 12 नहीं आ रहा, 6 8 12 नहीं आ रहा। इसका मतलब अभी तक लगन ने ठीक प्रॉमिस किया हुआ। सन के सब में है 1 2 और 6 नंबर, ये भी फेवरेबल है। फाइनल कंफर्मेशन में भी फेवरेबल है। तो लगन में ये जो नंबर आए हैं, ये हाउसेस जो आए हैं, कस्प जो आया, ये बहुत अच्छा आया। तो फिर उसके बाद क्या लेके चलते हैं, चौथे भाव का सब लॉर्ड। चौथे भाव का जो सब लॉर्ड है, उसका जो स्टार है वो राहु है, और राहु जो है वो 3 5 और 9 का ही सब लॉर्ड है, यानी स्ट्रॉन्गेस्ट। तो ये क्या करेगा, 3 नंबर जो है ना मेमोरी का नंबर है, मेंटल इंक्लिनेशन टुवर्ड्स सब्जेक्ट ऑफ स्टडी है। 5 नंबर आपके जो इंटेलिजेंस का नंबर है, और 9 नंबर 5वें से 5वां भी है, और वो हायर एजुकेशन का भी है। तो जो 4 की इन्वॉल्वमेंट है वो 4 और 5 में भी है, 3 5 7 9 और 11 जैसे घरों में भी है। और जो कमिटमेंट है सैटर्न के थ्रू, वो पहले और 7वें भाव का सब लॉर्ड है, चौथे भाव का वर्चुअल सब लॉर्ड है। तो इसने जो प्राइमरी का जो प्राइमरी हाउस जो है एजुकेशन का, वो भी बहुत अच्छा दे रहा है, और उसकी कमिटमेंट भी बहुत अच्छी दे रहा है ना। तो ये यहाँ पे प्राइमरी हाउस का जो लॉर्ड जब 9th से यानी हायर एजुकेशन से क्लब हो जाएगा, तो बोलेगा आप वहां तक जा सकते हो। 9th हाउस की बारी हम देखते क्या दे है। तो 9th हाउस का जो सब लॉर्ड है वो यहाँ पे 6 8 और 12 में आया। कमिटमेंट के अंदर जो है ना वो 4 5 6 8 और 11 आता है। अब यहाँ पे दो बातें साहब देखो, ये जो 6 और 8 है, 4 5 6 8 और 11, अगर ये मेडिकल लाइन ले ले तो ये हाउस रिलेवेंट होंगे, है ना। अब सब लॉर्ड में 8 है, तो आप बोलेंगे भाई 9 को तो 8 ने खत्म कर दिया। बोले नहीं, इन्वॉल्वमेंट में तो 8 है ही नहीं, तो खत्म किसको करेगा। तो ये जो लाइन आ रही है 8th हाउस जो है, यहाँ पे रिसर्च का भी घर हो सकता है ना। यहाँ पे जो मेडिकल है 6 नंबर, वो हो सकता है। सर्जन का भी यहाँ पे जो पढ़ाई है वो हो सकता है। यहाँ पे पढ़ाई की बात हो रही है, तो वो जो है वो MS वगैरह का भी जो पढ़ाई है वो कर सकता है। तीसरे भाव का सब लॉर्ड भी सेम दे रहा है, तो जो रुझान जा सकता है वो मेडिकल की तरफ जा सकता है हायर एजुकेशन के लिए, वो आप देखें। और अगर जो 10+2 के हिसाब से अगर कोई चीज़ लेनी हो, जहाँ पे इंजीनियरिंग जैसे जो सब्जेक्ट आते हैं, तो 4 और 10 ये इंजीनियरिंग के नंबर हैं, 5 10 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के नंबर है ना। तो यहाँ पे 4 और 10 की भी इन्वॉल्वमेंट है, कमिटमेंट भी बहुत अच्छी है। तो अगर वो इंजीनियरिंग लेना चाहेगा तो भी ले सकता है, ठीक है नहीं। 2 और 11 की इन्वॉल्वमेंट है, और फेवरेबल हाउसेस की कमिटमेंट है, तो वो अकाउंट्स भी ले सकता है। यहाँ पे 1 2 3 5 7 की इन्वॉल्वमेंट है, और 1 4 5 7 और 11 की कमिटमेंट है, MBA भी ले सकता है। तो आप बोलेंगे सारा ही ले लेगा, तो मैं बोलूँगा नहीं, आपको जिस समय सब्जेक्ट ऑफ स्टडी लेनी है उस समय आप देखिए। तो 12th में 21 ईयर का होना चाहिए। 21 ईयर होने के लिए 2006 का बच्चा 21 ईयर में कब होएगा, तो वो आप देखिए यहाँ पे। तो ये जो अभी की तारीख में राहु खत्म हो जाएगा 26 में, तो 20 साल होते हैं, है ना। 10+2 12 साल और 5 साल, 12 5 17 साल, सॉरी। तो 17 साल ये हुआ, 17 और 6 अगर आप जोड़ते तो 23 होता है। यानी कि राहु में सब्जेक्ट जो है वो ले सकता है, या मार्च के एंड में ले सकता है। तो अगर मार्च में लेता है तो ये सारे सब्जेक्ट ले सकता है, क्योंकि ये सारा फेवरेबल है, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब यहाँ पे आप देखो कि लेगा क्या। तो आपको सबसे जो तरीके थे वो जो बताया था कि जो केतु है वो 3rd हाउस का सब लॉर्ड है, तो केतु को पढ़ेंगे। केतु का जो साइन लॉर्ड है वो है मरकरी, तो हम मरकरी को पकड़ेंगे। और उसका जो स्टार है वो यहाँ पे मून आ रहा है, तो किस में आता है मून, ये आप कन्या राशि में देखिए, हस्त नक्षत्र में आएगा, हस्त नक्षत्र में। तो क्या करेंगे, यहाँ पे रेफरेंस में जाइए, सिग्निफिकेशंस खोलिए,
सबसे पहले प्लैनेट साइन ले लेते हैं, वर्गो। यहाँ पे लेंगे एजुकेशन, क्या बोलता है, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, न्यूरोलॉजी, हेल्थ एजुकेशन, डेंटल सर्जरी, टूरिज्म, टीचिंग ट्रेनिंग, है ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन लेप्रोसी। ये नंबर तो थे उसमें, तो अगर उधर जाना चाहे तो ये सपोर्ट करेगा। अगर ये नहीं है, मान लीजिए इसका मन नहीं है जाने का, तो फिर क्या कर सकते हैं, वापस आए, यहाँ से हम प्लैनेट पकड़ लेते हैं, क्या था, केतु, केतु ले लेते हैं, एजुकेशन ले लीजिए, एज पर प्लैनेट रिप्रेजेंट। तो किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे जो केतु है वो रिप्रेजेंट करता है मरकरी और मून को, तो मरकरी और मून जो दे रहे हैं वो ले लीजिए। फिर आप ले लीजिए यहाँ पे सिग्निफिकेशन में स्टार, हस्त नक्षत्र था, हस्त नक्षत्र ले लीजिए, एजुकेशन ले लीजिए, डिप्लोमा इन वेरोनोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, लेप्रोसी, है ना, फॉरेंसिक मेडिसिन, डेंटल सर्जरी, ये सब मेडिकल के लाइन है। इंजीनियरिंग भी है, माइनिंग इंजीनियरिंग, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, एमबीए। तो ये सब जो नंबर उसके अंदर इन्वॉल्व और कमिट थे, ये उसके रुझान के अनुसार जो है वो आप ले सकते हैं। इसका जो अगला पार्ट है वो दूसरे वीडियो में शूट करेंगे, और अभी के लिए जो हमने एजुकेशन तक लिमिट किया है, फिर हम इसके दूसरे लाइफ के एस्पेक्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट हाफ में इतना ही, सेकंड हाफ में बाकी सभी प्रोमिसर्स के लिए जो है ना वो देखते रहें। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपको मेरे जो नोटिफिकेशन है नए वीडियोस के वो मिलते रहे, और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना वो इससे अवगत हो पाए। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद।